अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द चैनल, वेलकम टू द न्यू टॉपिक ऑफ सर्जिकल। आज जो हम बात करने वाले हैं वो है ट्रेकिया। इससे पहले हमने बात की थी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन एनाटॉमी की, और उसमें से हमने अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक को डिस्कस किया, उसकी नर्व सप्लाई, उसकी ब्लड सप्लाई और उसकी जो स्ट्रक्चर वाइज स्टडी है वो हमने वहाँ पे डिस्कशन पूरी की है। आज जो हम डिस्कशन करेंगे वो है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक की, और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में हमारे पास जो पहला वाला है वो कौन सा है, वो है हमारे पास ट्रैकिया। सो बिस्मिल्लाह करते हैं। ट्रैकिया असल में अगर हम देख लेना तो ये हमारे पास एक वाइंड पाइप है। मतलब ये हमारे पास एक लॉन्ग पाइप है जो प्रेजेंट होती है इन द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। और अगर हम इसकी जो है ना साइज़ की बात करें तो हमारे पास कितनी होती है, लॉन्ग ट्यूब अबाउट 4 इंचेस और 10 to 11 सेंटीमीटर लॉन्ग। क्लियर? It is a continuation of the larynx and extend downwards to about the level of the fifth thoracic vertebra. मैं इस पे और बात नहीं करूँगा क्योंकि मैंने आपको ये जो है ना क्लियर किया हुआ है। ये हमारे पास 4 इंचेस लॉन्ग है, ठीक है। और इसके अलावा ये लैरेंस के से जो है ना कंटिन्यू होती है। ठीक हो गई बात, लैरेंस से कंटिन्यू होती है। और ये अगर हम इसकी लेवल की बात करें, डाउनवर्ड लेवल की बात करें, तो ये फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रास की लेवल पे होती है। क्लियर? वेयर इट डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। अब इसको मैं डिफाइन करता हूँ कि ये लेफ्ट और राइट में किस तरह से ये जो है ना डिवाइड होती है, ये मैं आपको समझाता हूँ। पहले ये जो है ना देख लें। ईच गोज टू दियर रिस्पेक्टिव लंग स्ट्रक्चरली द ट्रेकिया इज कंपोज्ड ऑफ द 3 layers ऑफ टिश्यू एंड हेल्ड ओपन बाय अबाउट 10 to 20 incomplete C-shaped cartilaginous ring hyaline cartilages. The rings are incompletely posteriorly, which are completely fibrous tissue and muscular tissue. अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम यहाँ पे ट्रेकिया की बात करें ना तो ये हमारे पास इस तरह होती है ना, ठीक है। ये मैं एक रफ सा डायग्राम बना लेता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देख लें, यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, ये है ट्रेकिया, ठीक है। एक बात, ये ट्रेकिया हमारे पास 4 इंचेस लॉन्ग है, ठीक हो गई बात। इसमें हमारे पास 3 लेयर्स होती हैं, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास 16 to 20 सी शेप्ड कार्टिलेजिनियस रिंग्स होती है, और वो कार्टिलेजिनियस रिंग्स इस तरह की होती है, ठीक है। तो ये कार्टिलेजिनियस रिंग्स यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, और ये कार्टिलेजिनियस रिंग्स कौन से कार्टिलेज से बनी होती है, हाइलाइन कार्टिलेज। क्लियर? अच्छा, ये जो हमारे पास ये जो रिंग्स होती है ना, रिंग्स ये किस चीज से कंपोज होते हैं, तो ये हमारे पास फाइब्रस टिश्यूज, ठीक है, और मस्कुलर टिश्यूज से कंपोज होती है। क्लियर होगी बात? तो ट्रेकिया इज अबाउट 4 इंचेस एंड इट इज डिवाइडेड इनटू 2 ब्रोंकाई, ठीक है। ये हमारे पास राइट ब्रोंकाई है, सही है, और ये हमारे पास लेफ्ट ब्रोंकाई है। इसको हम प्राइमरी ब्रोंकाइस कहते हैं। तो ट्रेकिया देन जो है ना बाद में डिवाइड हो जाती है टूवर्ड्स दी राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई, और फिर इसके बाद जो है ना ब्रोंकियोल्स और अल्वेओलाई की बात करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो मेन बात हो रही थी कि ट्रेकिया की जो है ना वो कितनी होती है, लेयर्स कौन कौन सी है, रिंग्स कौन कौन सी है, और वो रिंग्स किस चीज़ से बनी हुई होती है, और फिर जो है ना ये हमारे पास जो ट्रेकिया है ये किस तरह से डिवाइड होती है। क्लियर? तो ये इसकी कुछ एनाटॉमी थी। अच्छा, द ट्रेकिया इज सराउंड बाय द 3 लेयर्स। अब ये हमारे पास 3 लेयर्स से सराउंड होती है, तो वो कौन कौन से है, आउटर, मिडल एंड इनर लेयर। अब आउटर लेयर हमारे पास क्या है, कंटेन फाइब्रस एंड इलास्टिक टिश्यूज, ठीक है। क्योंकि ट्रेकिया में हमारे पास इलास्टिसिटी होती है, तो इसमें हमारे पास जो आउटर लेयर है उसमें इलास्टिक टिश्यूज़ और जो फाइब्रस टिश्यूज़ है वो प्रेजेंट होती है। अब मिडल लेयर में हमारे पास क्या होती है, मिडल लेयर में हमारे पास कार्टिलेजिनियस लेयर होती है, और इसके अलावा स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होते हैं। इनर लेयर में हमारे पास सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम गॉबलेट सेल्स भी कहते हैं। तो हमारे पास ये जो 3 लेयर्स हैं ना, इसमें मुख्तलिफ चीज़ें प्रेजेंट हैं। आउटर लेयर में फाइब्रस एंड इलास्टिक टिश्यूज़ हैं, मिडल लेयर में हमारे पास स्मूथ मसल्स कार्टिलेजेस हैं, और इनर लेयर में हमारे पास सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियल प्रेजेंट होता है। क्लियर? तो ये 3 लेयर्स आर कंपोज बाय दीज टाइप ऑफ सब्सटेंसेस। अच्छा, अब इसके बाद आ जाते हैं बाउंड्रीज की तरफ। सो अगर हम इर्द गिर्द देख लें, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ट्रेकिया है, ठीक है।
तो ये अगर हमारे पास ट्रेकिया है तो इसके इर्द गिर्द क्या प्रेजेंट होगा, ठीक हो गई बात। अच्छा, तो सुपीरियर में अगर हम देख ले तो ट्रेकिया की सुपीरियर में क्या होगा, लैरेंस होगा। इन्फीरियरली अगर हम देख ले तो इसमें हमारे पास क्या है, लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकाई प्रेजेंट होगा। इंटीरियर में अगर हम देख ले तो इसमें हमारे पास इस्थमस ऑफ द थायराइड होगा, आर्क ऑफ द आयोटा एंड स्टर्नम प्रेजेंट होगा, ठीक है, ये इंटीरियर की बात हो रही है। पोस्टीरियर में अगर हम देख ले तो इसमें क्या है, पोस्टीरियर मतलब बैक साइड पे, तो एसोफेगस प्रेजेंट होगा और वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होगा। लेटरल साइड्स पे अगर हम देख ले तो लेटरल साइड में हमारे पास है लंग्स एंड लोब्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड। क्लियर, तो ये आसान है, इसमें मतलब आपने याद रखना है कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ट्रेकिया हो गई तो इसके इर्द गिर्द क्या चीज़ें प्रेजेंट है, तो ऊपर हमारे पास क्या है, लैरेंस है, नीचे हमारे पास क्या है, ये ब्रोंकाइज है, इंटीरियर में हमारे पास क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, तो आर्क ऑफ द आयोटा, और ये इस तरह से मतलब आर्क ऑफ द आयोटा बनी होती है, ठीक है। तो ये इसकी कुछ बाउंड्रीज हो गई। अब इसके बाद आ जाते हैं टूवर्ड्स द ब्लड सप्लाई एंड नर्व सप्लाई। तो ब्लड सप्लाई में हमारे पास क्या चीज़ है कि आर्टीरियल ब्लड सप्लाई कौन करेगा, वो है इन्फीरियर थायराइड एंड ब्रोंकियल आर्टरीज, ठीक है। और वेनस ड्रेनेज कौन करेगा, इन्फीरियर थायराइड वेन एंड द ब्रैक्योसेफेलिक वेन। क्लियर हो गई बात। अच्छा, नर्व सप्लाई में हमारे पास एक है पैरासिम्पैथेटिक और दूसरा है सिंपैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक में हमारे पास रिकरेंट लेरेंजियल नर्व्स एंड अदर ब्रांचेस ऑफ द वैगी। क्लियर। और जो सिंपैथेटिक होगा ना, वो गैंग्लिया जो नर्व्स होते हैं ना, वो सप्लाई करेगा टू दी ट्रेकिया। क्लियर। अच्छा, अब इसके बाद आ जाती है ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स के बाद जो है ना हमारे पास थोरेसिक कैविटी की तरफ हम जाएंगे। अच्छा, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स की बात कर लेते हैं। सो ब्रोंकाई हमारे पास क्या है कि द ब्रोंकाई आर फॉर्म्ड बाय द डिवीजन ऑफ द ट्रेकिया एट द लेवल ऑफ द फिफ्थ थोरेसिक वर्टेब्रा। मतलब यहाँ पे ये है कि फॉर एग्जांपल ये ट्रेकिया है, तो यहाँ पे ये ट्रेकिया जब डिवाइड हो जाती है ना, तो इससे क्या बन जाता है, इससे यहाँ पे ब्रोंकाई बन जाता है, ठीक है। तो मतलब ये जो ब्रोंकाई होती है ना, ये डिवीजन ऑफ द ट्रेकिया से बनती है एट द लेवल ऑफ द फिफ्थ थोरेसिक वर्टेब्रा। अब इसमें हमारे पास है राइट ब्रोंकस एंड लेफ्ट ब्रोंकस। सो राइट ब्रोंकस जो है ना, ये फॉर एग्जांपल ये हमारे पास राइट ब्रोंकस हो गई। तो राइट ब्रोंकस क्या होगा, वाइडर होगा, शॉर्टर होगा एंड मोर वर्टिकल होगा। क्लियर। ये तीन बातें इसमें आपने याद रखनी है, वाइडर, शॉर्टर एंड वर्टिकल। अच्छा, इसके अलावा इट इज अबाउट 2.5 cm लॉन्ग। आफ्टर एंटरिंग द राइट लंग एट द हाइलम इट डिवाइडेड इनटू 3 ब्रांचेस, ठीक है, वन टू ईच लोब ऑफ द राइट लंग। ईच ब्रांच डिवाइड एंड रीडिवाइड इनटू न्यूमेरियस स्मॉल ब्रांचेस। मतलब इसका ये है कि फॉर एग्जांपल जब ये यहाँ पे आ जाती है ना, ठीक है, तो फिर ये क्या होती है, ये डिवाइड होती है, ठीक है। मतलब आफ्टर एंटरिंग द राइट लंग एट द हाइलम इट डिवाइडेड इनटू 3 ब्रांचेस। ये फिर इस तरह से 3 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। और जो यहाँ पे 3 लोब्स प्रेजेंट होते हैं, तो हर एक लोब में हमारे पास क्या हो जाती है, ये हर एक लोब में जो है ना पहुंच जाती है, ताकि वहाँ पे जो है ना एयर की रसाई आसान हो जाए, ठीक है। और फिर हर ब्रांच जो है ना हमारे पास क्या होता है, डिवाइड होता है और फिर रीडिवाइड होता है, ताकि उसकी मुख्तलिफ ब्रांचेस बन जाए और वो हर जगह पे पहुंच जाए। क्लियर हो गई बात। तो ये हमारे पास हो गया राइट ब्रोंकस। अब लेफ्ट ब्रोंकस की बात कर लेते हैं। तो लेफ्ट ब्रोंकर हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास नैरो होगा, वो वाइड था, ये हमारे पास लॉन्गर होगा एंड ये हमारे पास लेस वर्टिकल होगा। क्लियर। इसकी जो सेंटीमीटर है वो कितनी होगी, ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होगा। आफ्टर एंटरिंग द लेफ्ट एट द हाइलम इट डिवाइड्स इनटू 2 ब्रांचेस, वन टू ईच लंग लो। फॉर अच्छा, यहाँ पे एक मैं बात यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे इसकी 3 ब्रांचेस थी, क्योंकि यहाँ पे लोब्स क्या है, 3 लोब्स है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे 2 लोब्स है, तो इसलिए यहाँ पे इसकी 2 ब्रांचेस होती है, ठीक है। अच्छा, स्ट्रक्चर में क्या है कि स्ट्रक्चरली अगर हम देख लें, और यही बात इसमें भी है कि ये देन ये डिवाइड और फिर रीडिवाइड और इसके अलावा जो है ना मतलब स्मॉलर ब्रांचेस में कन्वर्ट हो जाती है। स्ट्रक्चर में अगर हम देख लें, सो द ब्रोंकियल वॉल्स आर कंपोज्ड ऑफ द सेम टिश्यू एज द ट्रेकिया एंड आर लाइंड विद ciliated columnar epithelium and they are narrow than the trachea. क्लियर। मतलब ये हमारे पास ट्रेकिया से नैरो है और ये जो लाइन होती है ना, वो किस चीज़ से, कोलमनर एपिथेलियम, सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम से लाइन होती है।
क्लियर। अच्छा, ब्लड सप्लाई या नर्व सप्लाई की अगर हम बात करें तो आर्टीरियल ब्लड सप्लाई हमारे पास क्या है, राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकियल आर्टरीज। क्लियर, ये आसान भी है। और जो वेनस सप्लाई है वो है ब्रोंकियल वेन्स, फिर एजाइगस वेन और फिर सुपीरियर इंटरकॉस्टल वेन। ये 3 वेन्स जो है ना इसमें इन्वॉल्व होती हैं। अच्छा, नर्व सप्लाई में अगर हम देख ले तो 2 चीज़ें इसको जो है ना नर्व सप्लाई करती हैं, वो है एक है वैगस नर्व और दूसरा है हमारे पास थोरैसिक नर्व। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो ख़त्म हो जाती है, मतलब जो जो ब्रांचेस वगैरह थी ट्रेकिया और वो सारा कुछ जो है ना ख़त्म हो जाता है। अब इसके बाद जो है ना हमारे पास क्या आएगा, इसके बाद हम थोरैसिक कैविटी की बात करेंगे। तो थोरैसिक कैविटी मतलब ये है कि जितना भी हमारा जो चेस्ट कैविटी है ना उसको डिस्कस करेंगे, फिर स्लोली आउटर साइड से हम इंटर साइड में जो है ना इनर साइड पे आएंगे, ताकि हमको पता चले कि आउटर साइड पे क्या चीज़ प्रेजेंट होती है और फिर जो है ना इनर साइड पे क्या चीज़ प्रेजेंट है। ठीक है, तो ब्रोंकस तक को तो हमने जो है ना डिस्कस कर लिया। अब लंग्स की बारी है, तो लंग्स को हम डायरेक्टली नहीं करेंगे, पहले तो ऐसे कैविटी को कवर करेंगे, फिर उसके बाद जो है ना लंग्स की तरफ आएंगे। क्लियर। अच्छा, so thoracic cavity is also called the chest cavity and it is a bony and cartilaginous cavity। ये हमारे पास bony structure भी है and cartilaginous structure भी है, मतलब इनमें दोनों जो है ना प्रेजेंट होती है। अच्छा, अगर हम इसकी बाउंड्रीज की बात करें चेस्ट कैविटीज़ की, तो इसकी इंटीरियर बाउंड्री क्या है, स्टर्नम है एंड कॉस्टल कार्टिलेजेस है। मतलब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास स्टर्नम हो गए और यहाँ पे जो कॉस्टल कार्टिलेजेस है तो वो इंटीरियर साइड पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो 2 बाउंड्रीज है यहाँ पे। पोस्टीरियरली अगर हम देख ले तो 12 thoracic वर्टिब्रा है एंड देयर इंटरवर्टिब्रल डिस्क। अच्छा, फॉर एग्जांपल ये मिसाल के तौर पर वर्टिब्रास है, तो ये हमारे पास सर्विकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रल और कोकैक्स। ठीक है, तो जो थोरैसिक वाले हैं ना ये हमारे पास कहाँ पे आ रहे हैं, ये चेस्ट कैविटी पे आ रहे हैं। तो सिर्फ और सिर्फ थोरैसिक वर्टिब्रास नहीं है, बल्कि उसकी जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो है ना वो भी इसकी पोस्टीरियर साइड पे आ रहे हैं। क्लियर। अच्छा, लेटरली अगर हम देख ले तो लेटरली हमारे पास क्या चीज़ है, रिब्स है। ठीक है, इंटरकॉस्टल मसल्स हो गए। इन्फीरियरली अगर हम देख ले तो हमारे पास डायफ्राम प्रेजेंट होता है, तो ये इसकी बाउंड्री हो गई। और सुपीरियरली अगर हम देख ले तो रूट ऑफ द नेक हमारे पास सुपीरियर बाउंड्री ऑफ द चेस्ट कैविटी होती है। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देख ले, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास चेस्ट कैविटी हो गई, तो अगर हम जो है ना इसकी बाउंड्रीज मालूम करेंगे तो सुपीरियर, इंटीरियर और सारा कुछ देखेंगे। क्लियर। अच्छा, अब कंटेंट की बात कर लेते हैं कि हमारे पास चेस्ट कैविटी में कौन सा कंटेंट प्रेजेंट होता है, क्या क्या चीज़ें चेस्ट कैविटी में आ रही होती है। तो यहाँ पे अगर आप इस डायग्राम को देख ले तो आपको बहुत ज़्यादा अंदाज़ा हो भी जाएगा कि हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट है। अच्छा, तो कंटेंट में हमारे पास पहला जो है ना वो क्या है कि राइट एंड लेफ्ट लंग। ठीक है, जिससे एक कवरिंग जो है ना वो कवर करती है राइट एंड लेफ्ट लंग को, जिसको हम प्लूरा कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा चेस्ट कैविटी में हमारे पास हार्ट आता है। ठीक है, इसके अलावा ग्रेट ब्लड वेसल्स आती हैं। क्लियर हो गई बात। एसोफेगस भी चेस्ट कैविटी में आता है। थोरैसिक डक्ट, डिसेंडिंग एयोटा, सुपीरियर वेना केवा, वैगी, प्रीनिक नर्व एंड लिम्फेटिक ग्लैंड। ये वो चीज़ें हैं कि इनका कुछ ना कुछ हिस्सा हमारे पास चेस्ट कैविटी में होता है। मतलब अयोटा हो गई ना, तो अयोटा की जो डिसेंडिंग अयोटा है वो किस चीज़ में आ रही होती है, वो चेस्ट कैविटी में आ रही होती है। तो हम उसको वहाँ पे इंक्लूड करेंगे कि इट इज़ द पार्ट ऑफ द चेस्ट कैविटी, इट इज़ द कंटेंट ऑफ द चेस्ट कैविटी। क्लियर। अच्छा, पहला हमारे पास क्या चीज़ है, राइट एंड लेफ्ट लंग है, तो उसमें हम क्या करेंगे, हम प्लूरा को डिस्कस करेंगे कि प्लूरा क्या चीज़ है। अब ये हम रिस्पिरेटरी ट्रैक की बात कर रहे हैं, तो रिस्पिरेटरी ट्रैक से रिलेटेड ही हम बात करेंगे। क्लियर। अच्छा, सो व्हाट इज प्लूरा? इट इज़ द डबल मेम्ब्रेन दैट सराउंड कवर्ड द चेस्ट कैविटी। अब एक है लंग्स, दूसरा है हमारे पास चेस्ट कैविटी। वो चीज़, वो कवरिंग, वो डबल मेम्ब्रेन जो हमारे पास चेस्ट कैविटी को कवर करेगा उसको हम क्या कहते हैं, प्लूरा कहते हैं। क्लियर। Internally, and it consists of a closed section of the serous membrane and contains a small amount of serous fluid। हमारे पास ये क्या करेगा, इंटरनली चेस्ट कैविटी को क्या करेगा, कवर करेगा। और इसमें हमारे पास फ्लूइड जो है ना वो प्रेजेंट होगा, जिसको हम सीरियस फ्लूइड्स कहते हैं। नाउ द प्लूरा इज कंपोज्ड ऑफ 2 पार्ट्स। प्लूरा जो है ना वो 2 चीज़ों में जो है ना डिवाइड हो गई है, मतलब 2 पार्ट्स होती है इसकी। एक है हमारे पास विजरल फ्लूरा
और दूसरा है हमारे पास पैराइटल प्लूरा। अब विसरल प्लूरा क्या चीज़ है कि इट इज़ द इंटरनल लेयर ऑफ द प्लूरा, इट इज़ एडहेरेंट टू द लंग, covering each lung lobe and passing into the fissures and separate them। अब ये आपको क्लियर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास हो गई लंग्स, ठीक है। अच्छा, पहले ये पैराइटल प्लूरा को भी कवर करते हैं, तो फिर इसमें बाद में आ जाते हैं। पैराइटल प्लूरा क्या कह रहा है कि इट इज़ द आउटर लेयर ऑफ द प्लूरा, इट एडर्स द इनसाइड ऑफ द चेस्ट वॉल एंड द थोरेसिक सरफेस ऑफ द डायफ्राम। अच्छा, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल जो है ना, ये हमारे पास प्लूरा हो गई। तो ये कह रहा है कि इसकी जो है ना दो पार्ट्स होती है। एक पार्ट जो है ना, एक पार्ट वो क्या है, वो है विज़रल प्लूरा, दूसरा है पैराइटल प्लूरा। विज़रल प्लूरा इंटरनल लेयर है, ठीक है, और ये एडर होता है, अटैच्ड होता है, ठीक है, किस चीज़ के साथ, लंग्स के साथ, इस तरह से अटैच्ड होता है, ठीक है। और ये अटैच भी होता है और ये इसकी ऊपर इस तरह से आ रहा होता है, ठीक है, ताकि ये इसको क्या करे, ये इसको कवर कर सके, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या हो गई, ये विज़रल प्लूरा, ठीक है। तो ये इस तरह से इसको कवर कर रहा होता है। दूसरा जो लेयर है ना, एक मिनट मैं, अच्छा, ये हमारे पास क्या हो गई है, ये हमारे पास विज़रल प्लूरा हो गई, ठीक है, जो इसके साथ बिल्कुल अटैच्ड है, ठीक हो गई बात। अच्छा, इसके अलावा जो हमारे पास वो पैराइटल प्लूरा है ना, वो क्या करती है, वो पैराइटल प्लूरा हमारे पास जो है ना, वो डायफ्राम को कवर करते हैं एंड इट इज़ द आउटर लेयर। आउटर लेयर का मतलब ये है कि ये इस तरह से इसकी आउटर लेयर है, ये सब कुछ कवर करती है, लेकिन ये लंग्स के साथ अटैच्ड नहीं होती, ठीक है, ये लंग्स के साथ अटैच नहीं होती। जो लंग्स के साथ अटैच होता है वो विज़रल प्लूरा होता है। क्लियर हो गई बात। तो ये इस तरह की इसकी स्ट्रक्चर डिफिनीशन है। अच्छा, देयर इज़ नो पोटेंशियल स्पेस बिटवीन द पैराइटल एंड विज़रल प्लूरा कॉल्ड पैराइटल कैविटी, ठीक है। मतलब हमारे पास जो विज़रल प्लूरा है, ठीक है, ये जो विज़रल प्लूरा है और पैराइटल प्लूरा है, इसके दरमियान इस तरह से जो है ना स्पेस प्रेजेंट होता है, स्पेस, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं प्लूरल कैविटी। क्लियर। एंड इट हैज़ नो एयर एंड कंटेन अ स्मॉल थिन फिल्म ऑफ द सीरियस फ्लूइड। इसमें हमारे पास फ्लूइड भी प्रेजेंट होता है लेकिन इसमें एयर नहीं होता। क्लियर। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि द स्पेस बिटवीन दी visceral and parietal pleura is known as pleural cavity। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं लंग्स की। सो लंग्स आर द मेजर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, ये सबको पता है। There are two lungs, one lying on each side of the midline in the thoracic cavity. They are spongy in structure and cone-shaped, each lung having an apex and a base, a tip, costal surface and a medial surface. Structurally, the lungs tissues are elastic, porous and the sponge, ठीक है। अब एपिक्स ये सारा जो है ना इस तरह से पढ़ के हम फिर जो है ना उसकी स्ट्रक्चर पे आते हैं। Apex, this is surrounded and rises into the root of the neck above 25 mm above the level of the middle third of the clavicle. It lies close to the first rib and the blood vessels and the nerve in the root of the neck. Base हमारे पास क्या है कि the base of the lung is concave and lie on the diaphragm. Costal surface क्या है कि the surface of the lung is convex and lies directly against the costal cartilage, the ribs and the intercostal muscles. ये मुझे जितना याद है ना, ये वाला जो लंग्स का जो टॉपिक है ना, ये मैंने वहाँ पे भी कवर किया हुआ है, वो जो पेंडिकुलर और एक्सियल स्केलेटन, फॉर मुझे जितना याद है, लेकिन अगर वहाँ पे ना भी हो तो खैर यहाँ पे कवर हो जाएगा। यहाँ पे अभी मैं आपको बताता हूँ, ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला एरिया, ये हमारे पास है एपिक्स। क्लियर हो गई बात। और ये जो नीचे वाला एरिया है, ये जो नीचे वाला एरिया है, ये हमारे पास क्या है, ये है बेस। तो यहाँ पे एपिक्स जो है ना, एपिक्स ये यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, और जो बेस ऑफ द लंग है ये यहाँ पे है। तो यहाँ पे ये डायफ्राम हो गई और यहाँ पे क्लेविकल बोन होता है। क्लियर।
अच्छा, तो यहाँ पे अब नीचे हम आ जाते हैं कि एपेक्स क्या है कि सराउंडेड एंड राइजेज इनटू द रूट ऑफ द नेक 25 mm above at the level of the middle third of the clavicle. It lies close to the first rib. ये किस चीज़ के साथ नज़दीक होता है? फर्स्ट रिब के साथ, और वहाँ पे ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स भी होते हैं। ठीक है, अब बेस क्या कर रहा है कि बेस हमारे पास कनकेव है, ठीक है, एंड लाइज ऑन द डायफ्राम, मतलब डायफ्राम के ऊपर जो है ना वो लाई करता है। कॉस्टल सर्फेसिस क्या है कि द सर्फेसिस ऑफ द लंग इज कन्वेक्स, सर्फेसिस जितने भी होते हैं ना वो कन्वेक्स हैं एंड लाइज डायरेक्टली अगेंस्ट द कॉस्टल कार्टिलेजेस। कॉस्टल कार्टिलेजेस क्या चीज़ है? जो रिब्स होती है ना, रिब्स, ठीक है, तो वहाँ पे जब वो स्टर्नम के साथ अटैच होती है तो यहाँ पे उसकी कुछ कार्टिलेजेस होती हैं यहाँ पे, ठीक है, तो वो उस कार्टिलेजेस के ज़रिए अटैच होता है विद द स्टर्नम। तो कॉस्टल कार्टिलेजेस के साथ जो है ना ये क्या होती है? अगेंस्ट द कॉस्टल कार्टिलेजेस प्रेजेंट होती है। क्लियर? अच्छा, द रिब्स एंड द इंटरकॉस्टल मसल्स। अब यहाँ पे जो है ना तीन चीज़ें हैं कि ये कॉस्टल सर्फेसिस बनाती है। एक है कॉस्टल कार्टिलेजेस, एक है रिब्स एंड द इंटरकॉस्टल मसल्स। क्लियर हो गई बात? अच्छा, अच्छा, अब बात कर लेते हैं मीडियल सर्फेसिस की एंड लोब्स ऑफ द लंग्स की। तो मीडियल सर्फेसिस की अगर हम बात करें, एक होती है लेटरल सर्फेसिस, एक है हमारे पास मीडियल सर्फेसिस जो मीडियल लाइन के नज़दीक होती है। तो यहाँ पे हमारे पास मीडियल जो सर्फेसिस है ना, मीडियल सर्फेसिस ऑफ द लंग्स इज कनकेव एंड हैविंग ए रफली ट्रायंगुलर शेप एरिया कॉल्ड हाइलम। हाइलम वो एरिया होती है जहाँ पे मतलब ये एक एंट्री पॉइंट होती है, ठीक है, जहाँ पे ये सारा ब्रोंकस और जो वेन्स वगैरह और ये सारा कुछ इंटर होता है, ठीक है। सो इट विल बी एट द लेवल ऑफ द 5th to 6th and 7th thoracic vertebra. क्लियर? स्ट्रक्चर फॉर्मिंग द रूट ऑफ द लंग इंटर एंड लीव एट द हाइलम, मतलब वो स्ट्रक्चर्स, ठीक है, जो रूट ऑफ द लंग को जो है ना फॉर्म करती हैं वो इंटर होती है एंड लीव करती हैं ऑन द लेवल ऑफ द हाइलम। दीज इंक्लूड द प्राइमरी ब्रोंकस, इसमें हमारे पास प्राइमरी ब्रोंकस हैं, पल्मोनरी आर्टरी है, ठीक है, और वो पल्मोनरी आर्टरी हाइलम के जरिए इंटर होती है और लंग्स को सप्लाई करती है। टू पल्मोनरी वेन्स, ठीक है, जो ड्रेन की जो है ना काम करती है, the bronchial artery and vein and the lymphatic system plus the nerve supply। सिंपल सी बात यहाँ पे ये है कि जो मीडियल सर्फेसिस है वो हमारे पास कनकेव है, ठीक है, रफली ट्रायंगुलर शेप्ड होती है, उसको हम हाइलम कहते हैं, ठीक है। अब हाइलम में हमारे पास उसके जो लेवल है वो 5 से 7 thoracic vertebra तक है। इसमें हमारे पास जो चीज़ें इंटर और आउट होती है उसमें हमारे पास प्राइमरी ब्रोंकस है, पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी वेन्स हैं, ब्रोंकियल आर्टरी है और ब्रोंकियल वेन, लिम्फेटिक सिस्टम एंड द नर्व सप्लाई। क्लियर? अच्छा, इसके अलावा देयर इज एन एरिया बिटवीन द टू लंग्स विच इज कॉल्ड मीडियास्टिनम। द एरिया बिटवीन टू लंग्स, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास लंग्स है, ठीक है, तो इसके दरमियान ये जो एरिया होती है ना इसको हम क्या कहते हैं? मीडियास्टिनम कहते हैं। एंड इसमें हमारे पास क्या चीज़ प्रेजेंट होती है? इट ऑक्युपाइड द हार्ट, ग्रेट वेसल्स एंड ट्रैकिया, ठीक है। इसमें हमारे पास बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे आपको ये बना के दिखा दूँ ना, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास लंग्स है, तो ये जो खाली एरिया है, ठीक है, ये दरमियान में, ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? हार्ट है, ग्रेट वेसल्स है, ट्रैकिया है, लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकस है, एसोफेगस, लिम्फ नोड, लिम्फ वेसल्स एंड द नर्व्स, ये उस एरिया में प्रेजेंट होती है जो बिटवीन द टू लंग्स होती है। क्लियर? अच्छा, अब लोब्स ऑफ द लंग्स की बात कर लेते हैं। सो लोब्स ऑफ द लंग्स क्या है कि कितनी लोब्स होती हैं? सो द लंग्स इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स कॉल्ड लोब्स एंड द डिवीजन बिटवीन द लोब्स आर कॉल्ड फिशर्स। क्लियर है? फॉर एग्जांपल ये हमारे पास लंग्स हो गए, ठीक है, अब इसमें इस तरह की डिवीजन होती है, ठीक है। अब इस डिवीजन, ये जो डिवीजन है ना इसको हम क्या कहते हैं? फिशर्स कहते हैं। लेकिन ये हमारे पास क्या है कि एक ये पार्ट हो गया, दूसरा ये पार्ट और तीसरा ये पार्ट, तो इसको हम क्या कहते हैं? लोब्स कहते हैं। तो जो राइट लंग है उसमें हमारे पास 3 लोब्स होती हैं और जो लेफ्ट लंग है उसमें हमारे पास 2 लोब्स होती हैं। Each lobe is composed of the number of small parts called lobules. The right and lung having 3 lobes, that is superior lobe, middle lobe and inferior lobe। मतलब एक superior है, एक middle है, एक inferior।
The left lung is smaller because the heart occupies space left and the midline. It is divided into two lobes, that is superior lobe and inferior lobe. A small tube enter each lobule and divide it and redivide. Its small walls become thinner and thinner and finally enter the small dilate sac called the air sacs or alveoli. Actually, the gases exchange occur take place here. Simple सी अगर मैं आपको ये बात बताऊँ ना कि यहाँ पे बात क्या हो रही है, तो ये बता रहा है कि आपके पास जो एक मिनट फॉर एग्जांपल आपके पास जो है ना, ये मैं यहाँ पे अभी बना लेता हूँ। ये क्या बता रहा है कि यहाँ पे ये जो डिवीजन होती है ना, ये इस तरह से होती है कि यहाँ पे एक जो है ना दो फिशर्स होती हैं, ठीक है। अब ये दो फिशर्स हमारे पास सुपीरियर, मिडल एंड इन्फीरियर लोब में डिवाइड हो जाती है। अब ये जो है ना, ये हमारे पास यहाँ पे एक फिशर्स होती हैं, तो ये क्या करती है, ये हमारे पास सुपीरियर लोब और इन्फीरियर लोब में डिवाइड कर देती हैं। ठीक हो गई बात। अच्छा, अब जब ये डिवाइड हो जाती है ना, तो बात असल में ये है कि जब ये ब्रोंकाई और ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये स्मॉल लोब्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब ये स्मॉल लोब्यूल्स जो होते हैं ना, ये डिवाइड एंड रीडिवाइड होती है, ठीक है। अब जब वो डिवाइड एंड रीडिवाइड होंगी थी है ना, तो वो उससे फिर जो है ना वो थिन होती जाती है, और जब वो थिन होती जाती है तो इसमें आखिर में क्या बन जाता है, अल्वियोलाई बन जाता है। क्लियर हो गई बात। तो इसको हम क्या कहते हैं, लोब्स ऑफ द लंग। लास्ट में हमारे पास है ब्रीथिंग मसल्स। तो कौन सी ब्रीथिंग मसल्स इन्वॉल्व है, सो द मसल यूज्ड इन द ब्रीथिंग आर एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स एंड द डायफ्राम, ठीक है। जो ब्रीथिंग में हमारे पास मसल्स इस्तेमाल होते हैं वो कौन से हैं, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स एंड डायफ्राम। ड्यू टू दिस मसल एक्टिविटी द एक्सपेंशन ऑफ द चेस्ट अकर एज द रिजल्ट रेस्पिरेशन टेक प्लेस। इन मसल्स की मदद की वजह से हमारे पास जो एक्सपेंशन ऑफ द चेस्ट कैविटी होती है ना, वो इन दो मसल्स की होती है, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स एंड द डायफ्राम के जरिए। तो जब ये दोनों मसल्स हेल्प आउट करते हैं तो हमारे पास एक्सपेंशन ऑफ द लंग्स हो जाती है और रेस्पिरेशन टेक प्लेस, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमारा जो टॉपिक रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो ख़त्म हो गया है। इसके बाद हम इंशाल्लाह कार्डियोवैस्कुलर की जो है ना बात करेंगे। कोशिश करते हैं कि ये जो एनाटॉमी वाला पार्ट है ना, इसको हम रमज़ान तक ख़त्म कर दें, रमज़ान से पहले पहले इसको हम ख़त्म कर दें, ठीक है। इंशाल्लाह ये अपलोडेड होंगे। और इसके बाद जो हमारे जो सर्जिकल ऑपरेशनल वीडियोस है, तो मैं सोच रहा हूँ कि हमारे पास बहुत एक्सपीरियंस्ड लोग हैं जो सर्जिकल फील्ड से बहुत वाकिफ़ है। तो मैं ये सोच रहा था कि मैं उनकी इंटरव्यूज़ भी लूँ, कि उनकी इंटरव्यूज़ की वजह से जितने भी सर्जिकल के स्टूडेंट्स हैं उनको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि हमने ओटी में जाके करना क्या है, ठीक है। तो हम सिर्फ थ्योरेटिकल स्टडी नहीं करेंगे, बल्कि उनके साथ साथ हमारे पास जितने भी एक्सपर्ट लोग हैं उनकी इंटरव्यूज़ लेंगे और उनके ज़रिए आपको जो है ना बताएंगे कि आपने ओटी में जाके करना क्या होता है। ठीक हो गई बात। तो इंशाल्लाह ये बात की बातें हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि इस रमज़ान से पहले पहले हम ये एनाटॉमी वाला जो चैप्टर है, जो सेक्शन है, इसको ख़त्म कर ले। फिर उसके बाद जो है ना हम सर्जिकल ऑपरेशनल प्रोसीजर्स की तरफ जाएंगे ताकि वो भी जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए, ठीक है। दुआओं में याद रख के इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दे। अस्सलाम वालेकुम।